So hello students, welcome to Khansuri Tech. I am Ashish, your science teacher, and we are going to study about the fifth part of your first biology chapter, which name is fundamental unit of life or just cell. Student, आज हम लोग अपने इस फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ या सेल चैप्टर जो हम लोग कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, इसके ऑलरेडी हम लोग 4 पार्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। इसका आज 5वां पार्ट, फिफ्थ पार्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस फिफ्थ पार्ट को स्टार्ट करने से पहले आपको हम ये बताएंगे कि हमारा फोर्थ पार्ट में हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़े थे, ताकि हम लोग अभी तक के सिलेबस से अप टू डेट हो जाएं कि हम लोग क्या पढ़े हैं और इस फिफ्थ पार्ट में हमको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आइए आपको लेके चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट में, यानी कि फोर्थ पार्ट में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। तो पार्ट 4 में पहले तो हम लोग जो अपना फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सेल पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग अपने सेल के वॉल्यूम के बारे में पढ़े थे। पार्ट 4 में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट किए थे सेल वॉल्यूम क्या होता है, और उसके बाद पढ़े थे कि सेल नंबर क्या होता है, सेल वॉल्यूम या सेल नंबर क्या होते हैं। उसके बाद आपको हम स्टार्ट किए थे स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, जिसमें सबसे पहला हम लोग पढ़े थे अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन में हम लोग बहुत सारा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। सबसे पहले हम लोग बात किए थे इसके नेचर एंड अकरेंस के बारे में, इसके नेचर के बारे में एंड इसके अकरेंस के बारे में। फिर बात किए थे इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में। फिर बात किए थे हम लोग इसके फंक्शन के बारे में। ठीक है, अब जब आपको हम कल इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन को पढ़ा रहे थे, उस वक्त आपको हम ये बता रहे थे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है सब्सटेंसेस का इन एंड आउट को कंट्रोल करना, सब्सटेंसेस को हमारे सेल के एरिया से, सेल के एरिया के बाहर से यानी कि सराउंडिंग से सब्सटेंसेस को अंदर लेके आना, या हमारे सेल के अंदर से सब्सटेंसेस को हमारे सेल के बॉडी से बाहर निकालना। ये हमारा इस सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या होता है, मेन फंक्शन होता है। यानी कि ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो आपका मूवमेंट होता है, या सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो मूवमेंट होता है, इसके दो फिजिकल एक्टिविटीज होते हैं। इन दो फिजिकल एक्टिविटीज या दो तरह के मूवमेंट के बारे में हमको पढ़ना है जो इस सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस होता है। और वो दो आपके फिजिकल एक्टिविटीज या जो मूवमेंट है वो है आपके डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ठीक है, तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस कल भी हम नाम लिए थे और बोले थे कि जब हम अपने नेक्स्ट पार्ट पढ़ाएंगे आपको, तो ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के प्रोसेस को आपको बताएंगे कि ये डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस जो है ये होता क्या है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे डिफ्यूजन का। सबसे पहले हम बात करेंगे डिफ्यूजन के डेफिनेशन से कि डिफ्यूजन आपका बेसिकली होता क्या है। तो डिफ्यूजन आपका एक ऐसा स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है, एक ऐसा आपका प्रोसेस होता है, एक ऐसा आपका मूवमेंट का प्रोसेस होता है जिसमें जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, पर आपका जरूरी नहीं है कि किस स्टेट का है। वो आपके गैसियस मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, सॉलिड के मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और वाटर के भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने हायर कंसंट्रेशन के रीजन के तरफ से, कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है अमाउंट, यानी अपने हायर अमाउंट के रीजन के तरफ से, अपने हायर कंसंट्रेशन के रीजन के तरफ से अपने लोअर कंसंट्रेशन के रीजन के तरफ क्या करना स्टार्ट करें, मूव करना स्टार्ट करें। तब तक मूव करें जब तक दोनों रीजन में जो आपका कंसंट्रेशन है वो आपका इक्वल अमाउंट में, यूनिफॉर्म अमाउंट में ना हो जाए। इस खास प्रकार के मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, तो डिफ्यूजन आप क्या समझे कि डिफ्यूजन आपका एक ऐसा स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है जिसमें आपका कोई मॉलिक्यूल्स, चाहे वो गैसियस मॉलिक्यूल्स हो, चाहे वाटर के मॉलिक्यूल्स हो, चाहे सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हो, तो आपका कोई मॉलिक्यूल्स अपने हायर कंसंट्रेशन की रीजन के तरफ से, अपने हायर अमाउंट के रीजन के तरफ से अपने लोअर कंसंट्रेशन के रीजन के तरफ, अपने लोअर अमाउंट के रीजन के तरफ मूव करना स्टार्ट करे, और तब तक मूव करे जब तक एक इक्विलिब्रियम
इक्विलिब्रियम का केस उत्पन्न ना हो जाए, जब तक आपका दोनों तरफ यूनिफॉर्म अमाउंट, यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन आपका बैलेंस ना हो जाए, तब तक ये मूवमेंट होता रहे। एंड दिस प्रोसेस, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। अब तो ये डिफ्यूजन तो आपका ओवरऑल एक डेफिनेशन हुआ हर एक तरह के मॉलिक्यूल्स के लिए। अब ये डिफ्यूजन ये सेल में कैसे होता है इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो डिफ्यूजन जो है सेल में वो आपके गैसियस एक्सचेंज के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। जो आपके गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन या वाटर या जो भी मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्या करते हैं? मूव करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि जो हमारा, मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये हमारा सेल है, ठीक है, और ये क्या है? आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो जरूरी नहीं है कि एक ही साइड से आपका मूवमेंट हो, बोथ साइड मूवमेंट होता है। बोथ साइड मूवमेंट का मतलब कि बाहर के सराउंडिंग से मटेरियल अंदर की तरफ भी जाता है और अंदर के सराउंडिंग से मटेरियल जो है वो बाहर की तरफ भी आता है। ये बोथ साइड मूवमेंट होता है। जैसे मान लीजिए कि ये सेल जो है वो जिंदा सेल है, ये सेल जिंदा है, तो इस सेल को लाइव रहने के लिए रेस्पिरेशन की आवश्यकता है। रेस्पिरेशन की आवश्यकता है तो इस सेल को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। इस सेल को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो ये सेल ऑक्सीजन कब ले पाता है? तो सेल जो ये ऑक्सीजन लेता है तो ये डिफ्यूजन के प्रोसेस से ही लेता है। कब लेता है? जब आपका इस सेल के अंदर में जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए यूटिलाइज कर लिया जाता है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए कंज्यूम कर लिया जाता है। तब इस सेल के अंदर ऑक्सीजन का जो आपका कंसंट्रेशन है वो लो हो जाता है। अब अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लो होता है तो इस सेल के बाहर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। जब आपके ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन वेरी करता है, आपके सेल के अंदर लो हो जाता है, सेल के बाहर हाई हो जाता है, तब ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बाहर से यानी सेल के सराउंडिंग से सेल के बॉडी के अंदर क्या करते हैं? मूव करना स्टार्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। उसी प्रकार जब आपका ऑक्सीजन यानी जब ऑक्सीजन का यूज करके आपके सेल के अंदर रेस्पिरेशन होगा तो वो आफ्टर रेस्पिरेशन क्या प्रोड्यूस करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है वो अंदर में हाई हो जाएगा और इस सेल के बाहर आपका लो हो जाएगा। तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिर से डिफ्यूजन के ही प्रोसेस से सेल के अंदर से सेल के बाहर आना स्टार्ट करेगा थ्रू अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये आपका होता है डिफ्यूजन, जहां पे कोई मॉलिक्यूल्स जो है वो एक अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन के रीजन से अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन के रीजन की तरफ क्या करे? मूव करना स्टार्ट करे, ठीक है। अगर हम बात करें डिफ्यूजन के रेट का, रेट ऑफ डिफ्यूजन का, तो सबसे ज्यादा जो डिफ्यूजन है, सबसे फास्ट डिफ्यूजन जो है वो आपका होता है किसमें? गैस में। गैसियस मॉलिक्यूल में आपका सबसे फास्ट डिफ्यूजन होता है। गैसियस मॉलिक्यूल से कम आपका होता है किससे? वाटर के मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, या लिक्विड मॉलिक्यूल्स में, वाटर मॉलिक्यूल्स में या लिक्विड मॉलिक्यूल्स में। और इससे भी कम होता है आपके सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में। ये डिफ्यूजन का रेट है, ये डिफ्यूजन का क्या है? रेट है। अब गैसियस मॉलिक्यूल तो इतना ना फास्ट होता है, जैसे मान लीजिए कि आपका बेडरूम है, ये आपका क्या है? बेडरूम है या स्टडी रूम है, ठीक है, और यहाँ पे आपका किचन है, यहाँ पे मम्मी जो है आपकी खाना बना रही हैं। अब यहाँ से जो खाने का स्मेल होता है वो इस एयर में डिफ्यूज कर करके आपके बेडरूम तक चला आता है और आपको पता चल जाता है कि ये खाना क्या बन रहा है, स्वादिष्ट बन रहा है, कैसा बन रहा है, आप स्मेल करके बता सकते हो, क्योंकि वहां पे एयर में क्या हुआ? डिफ्यूजन हुआ। एयर में डिफ्यूजन हो के वो फ्रेग्रेंस जो है वो किचन से आपके तक आया, ठीक है। तो ये आपका डिफ्यूजन इन क्या है? गैस है। उसी प्रकार अगर डिफ्यूजन हम लिक्विड का बात करें तो यहाँ पे आपको हम एग्जांपल दिए, जैसे मान लीजिए कि ये आपका कोई, चलिए इंक, मान लीजिए इसको, ये इंक आपकी क्या है? मॉलिक्यूल है, ये इंक का मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये आपका वाटर है, ये क्या है? वाटर है।
अब आप देख लो कि ये इंक जो है एक ही जगह पे बहुत ज्यादा इकट्ठा है, यानी यहाँ पे इंक का जो कंसंट्रेशन है वो हाई कंसंट्रेशन है और इस एरिया में इंक का जो कंसंट्रेशन है वो लो कंसंट्रेशन है। अब ये इंक क्या कर रहा है, धीरे धीरे अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो है वो आपका स्कैटर होना, स्प्रेड होना चालू हो रहा है और एक ऐसा टाइम आ रहा है कि ये इंक जो है पूरी तरीके से यूनिफॉर्म रेट में कंप्लीट वाटर के सरफेस को क्या किया है, अपना ओवरलैप कर लिया है, पूरी तरीके से उसमें आपका क्या हो गया है, मिक्स हो गया है। एंड दिस इस केस से इस केस तक का जो आपका रिजल्ट है ये किस प्रोसेस से पॉसिबल हुआ है, तो डिफ्यूजन के प्रोसेस से पॉसिबल हुआ है। ठीक है, तो अब हमको ऐसा नहीं लगता है कि आपको डिफ्यूजन में कोई प्रॉब्लम होगा, डिफ्यूजन आप यहां से अच्छी तरीके से क्या किए हो, समझ गए हो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए चलिए डिफ्यूजन आपका यहाँ पे अमीबा का बॉडी है, ये अमीबा का बॉडी है, इसमें हम लोग डिफ्यूजन देख लेते हैं कि डिफ्यूजन जो है वो किस प्रकार से हो रहा है। देखिए ये अमीबा का बॉडी है, अब इस बॉडी का जो स्ट्रक्चर है आपको पहले ही बता दिया गया है कि ये आपका क्या है, स्यूडोपोडिया है वगैरह वगैरह। अब देखिए ये अमीबा का जो बॉडी है वो ऑक्सीजन को क्या किया है, यूज कर लिया है। किसके लिए यूज किया है, रेस्पिरेशन के लिए यूज किया है। तो ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन के लिए यूज किया है तो ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है इसके बॉडी के अंदर कम हो गया है, तो बाहर से जो आपका ऑक्सीजन है वो आपका इस सेल में क्या हो रहा है, डिफ्यूज हो रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज्यादा हो गया है, तो यहाँ से अब कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो हमारे सेल के क्या करेगा, बाहर निकलेगा। तो ये डिफ्यूजन से ही क्या हुआ है, आपका पॉसिबल हुआ है। अब नेक्स्ट जो आपका मूवमेंट होता है, नेक्स्ट जो आपका फिजिकल एक्टिविटी होता है हमारे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, वो है ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो ऑस्मोसिस इज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ वाटर और लिक्विड मॉलिक्यूल्स थ्रू ए सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोई मेम्ब्रेन, इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, अब देखिए जो भी डिफ्यूजन आपका हो रहा है उस कंप्लीट डिफ्यूजन के प्रोसेस अगर लिक्विड में होता है, अगर वाटर में होता है, तो अब उसको डिफ्यूजन ना कह के हम क्या कहेंगे, उसको हम लोग ऑस्मोसिस कहेंगे। यानी ऑस्मोसिस में भी प्रोसेस आपका वही है कि कोई मॉलिक्यूल आपका हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन के तरफ क्या करे, मूव करे। एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, चाहे वो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, चाहे वो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, सेल मेम्ब्रेन हो, तो एक पतले से मेम्ब्रेन के थ्रू, एक पतले से लेयर के थ्रू, एक पतले से झिल्ली के थ्रू आपका कोई मॉलिक्यूल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है, और वो मॉलिक्यूल्स अगर वाटर का है, अगर लिक्विड का है, देन दिस मूवमेंट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इस मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलेंगे। ठीक है, अब osmosis is a purely a mechanical diffusion process by which cells absorb water without spending any amount of energy. ऑस्मोसिस आपका एक प्योरली मैकेनिकल डिफ्यूजन प्रोसेस है जिससे आपका सेल जो है वो या तो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं या अपने बॉडी से वाटर को रिलीज करते हैं। ठीक है, बिना किसी एनर्जी को स्पेंड किए हुए। ठीक है, बिना किसी एनर्जी को स्पेंड किए हुए। ये ऑस्मोसिस का ही प्रोसेस है जिससे हमारे सेल के अंदर वाटर एब्जॉर्ब होता है या हमारे सेल के अंदर से वाटर जो है वो क्या होता है, रिलीज होता है। अब इस ऑस्मोसिस के प्रोसेस को समझने के लिए हम आपको एक एक्टिविटी करेंगे और उस एक्टिविटी के कुछ कंक्लूजन के बारे में आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। एक्टिविटी हम ये करेंगे कि हम दो तरह का सेल लेंगे, एक लेंगे एनिमल सेल और एक लेंगे प्लांट सेल। ठीक है, एनिमल सेल में हम कौन सा सेल लेंगे, हम लेंगे आरबीसी। ठीक है, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, ये स्फेरिकल होता है। और प्लांट सेल में हम कौन सा लेंगे, हम लोग रियो सेल लेंगे। हम लोग क्या लेंगे, रियो सेल्स लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस आरबीसी को, रेड ब्लड सेल को या इस रियो सेल को हम लोग क्या करेंगे, या तो शुगर सॉल्यूशन में, शुगर सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, शुगर प्लस वाटर। ठीक है, एंड या तो सॉल्ट सॉल्यूशन में, सॉल्ट सॉल्यूशन में, सॉल्ट सॉल्यूशन का मतलब आपका सॉल्ट प्लस वाटर।
तो जो आप लोग शुगर सॉल्यूशन लोगे या जो आप लोग सॉल्ट सॉल्यूशन लोगे, उसमें आपको इस आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल को और इस रियो सेल को क्या करना है, डालना है। और डालने के बाद आपको देखना है कि जो आपका मूवमेंट हो रहा है, जो मूवमेंट हो रहा है वाटर का, यानी वो सराउंडिंग मीडियम से सेल के तरफ हो रहा है या सेल से सराउंडिंग मीडियम के तरफ हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो भी आपका कंक्लूजन है वो आपको देखना है। तो एक्टिविटी आप हम लोग ये करने जा रहे हैं कि हम लोग आरबीसी, रेड ब्लड सेल और रियो सेल जो कि हमारा एक प्लांट सेल होता है, उसको हम लोग शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन में डालेंगे और इस ऑस्मोसिस को समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसके टोटल 3 कंक्लूजन आपका निकलेंगे, जिसमें सबसे पहला कंक्लूजन आपका ये है कि अगर आपका जो मीडियम है, सेल का जो सराउंडिंग मीडियम है जहां आप सेल रखे हो, चाहे वो सॉल्ट सॉल्यूशन है चाहे वो शुगर सॉल्यूशन है, तो अगर उस सॉल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन में वाटर का कंसंट्रेशन हाई हो गया, किसके कंपेयर में, हमारे सेल के कंपेयर में, हमारे सेल के इंटरनल कंपोजिशन के कंपेयर में, अगर हमारे सराउंडिंग मीडियम में वाटर का कंसंट्रेशन कैसा हो गया है, हाई हो गया है, यानी कि हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया है, बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो गया है, उस वक्त हमारा सेल क्या करेगा, वाटर को गेन करना स्टार्ट करेगा, यानी वाटर को उस मीडियम से लेना स्टार्ट करेगा। क्यों स्टार्ट करेगा, क्योंकि उधर कंसंट्रेशन हाई हो गया है, हमारे सराउंडिंग मीडियम में कंसंट्रेशन हाई हो गया है और हमारे सेल के अंदर कंसंट्रेशन लो हो गया है। तो ये ऑस्मोसिस के प्रोसेस से आपका वो वाटर जो है वो उस हायर कंसंट्रेशन से इस लोअर कंसंट्रेशन में आना स्टार्ट करेगा एंड वही आपका कहलाएगा कि वो ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो रहा है। अब जब ऐसा काम होगा, हमारे सेल के सराउंडिंग मीडियम से वाटर हमारे सेल के अंदर एब्जॉर्ब होना स्टार्ट करेगा, देन उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, उस डाइल्यूट सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यानी जब उस सराउंडिंग मीडियम से वाटर हमारे सेल के अंदर आना स्टार्ट करे। अब देखिए, ये आपका वाटर जो हमारे सराउंडिंग मीडियम से सेल के अंदर आएगा, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस पास करके आएगा। तो वैसे तो जब आप उसमें डालिएगा, जब आप सॉल्यूशन में, सॉल्ट सॉल्यूशन में और शुगर सॉल्यूशन में अपने सेल को डालिएगा, तो जो मूवमेंट होगा वाटर का वो बोथ डायरेक्शन में होगा, लेकिन ज्यादा वाटर जो है वो आपके सेल के अंदर इंटर करेगा और कम वाटर सेल से निकलेगा। अब ज्यादा वाटर सेल के अंदर इंटर कर रहे हैं और कम वाटर सेल से निकल रहे हैं, क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन बाहर का हाई है और अंदर का लो है, तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वाटर बाहर से अंदर आएंगे। किसके कंपेयर में? अंदर से बाहर जाने के कंपेयर में। ठीक है, तो जो नेट मूवमेंट हमारा होगा, जो टोटल मूवमेंट होगा, वो इस कंक्लूजन पे आके आपका स्थिर हो जाएगा कि हमारा वाटर कहां से कहां आ रहा है, बाहर से अंदर आ रहा है। हम सिर्फ ये याद रखेंगे, हमारा वाटर कहां से कहां आ रहा है, बाहर से अंदर आ रहा है। तो जब आपका सराउंडिंग मीडियम से आपका वाटर अंदर सेल में आएगा, उस वक्त सेल जो होगा वो आपका स्वेल अप कर जाएगा, फूल जाएगा, सूज जाएगा, पूरी तरीके से इन्फ्लेट हो जाएगा। पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? इन्फ्लेट हो जाएगा। अब उस तरह का स्वेलन आरबीसी को, उस तरह के फूले हुए आरबीसी को, वो आपका मे बी अल्टीमेट बस्ट भी कर सकता है, फूट भी सकता है, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेमोलाइज्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेमोलाइज्ड बोलेंगे। ठीक है, हेमोलाइज्ड बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे देखिए, ये नॉर्मल आपका साइज नहीं है सेल का। यहाँ पे क्या, ये सराउंडिंग मीडियम वाटर है, यहाँ पे ये सराउंडिंग मीडियम क्या है? वाटर है। ठीक है, ये पहले जमाने के टेलीविजन जैसा दिख रहा है कि आपका टेलीविजन एक फ्रेम में आता था, तो मत समझिए कि टीवी आपका लगा हुआ है ना। यहाँ पे एक सराउंडिंग मीडियम है और इस सराउंडिंग मीडियम में आपका ये सेल पड़ा हुआ है। ये नॉर्मल साइज नहीं है सेल का, सेल इससे छोटा होता है। ये स्वेल अप कर गया, ये फूल गया है और फूलने के चलते ये बड़ा आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये आपका रेड ब्लड सेल है। ठीक है, और ये वाटर में हम क्या किया, यानी कि अपने सोल्यूशन में इसको डाले हैं। तो रेड ब्लड सेल को सोल्यूशन में डाले हैं, तो पूरी तरीके से ये क्या हो गया है आपका, देखिए पूरी तरीके से आपका अंदर से बाहर आपका जा रहा है, बाहर से अंदर जा रहा है मटेरियल, और ये पूरी तरीके से स्वेल अप कर गया, पूरी तरीके से क्या हो गया है? फूल गया है।
ठीक है, तो ये वर्ड याद रखिएगा हेमोलाइज्ड, यानी कि जब आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, जब हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अपने सेल को क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, तब आपका सराउंडिंग मीडियम से वाटर हमारे सेल के अंदर मूव करना स्टार्ट करता है, जिसके रिजल्ट स्वरूप हमारा सेल जो है वो आपका स्वेलअप हो जाता है, बस्ट भी कर जाता है। इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, हेमोलाइज्ड के नाम से जानेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला आपका ऑस्मोसिस का सबसे पहला आपका कौन सा टाइप है सॉल्यूशन का, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जिस वक्त आपका सराउंडिंग मीडियम का कंसंट्रेशन हाई हो जाता है और हमारे सेल के अंदर का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, लो हो जाता है। तो पहला पॉसिबिलिटी हमारा ये बना था, जब हम अपने सेल को कहाँ डाले थे, अपने हम लोग शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर डाले थे, तो पहला पॉसिबिलिटी ये था। दूसरा पॉसिबिलिटीज क्या बनता है कि दूसरा पॉसिबिलिटीज में ऐसा हो सकता है कि हमारा जो सराउंडिंग मीडियम है सेल का, और जो हमारा सेल के खुद का क्या है आपका कंसंट्रेशन है, वो क्या हो जाए, सेम हो जाए। वो क्या हो जाए, सेम हो जाए, यानी कि वाटर का कंसंट्रेशन हमारे सराउंडिंग मीडियम का और हमारे सेल का दोनों में क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो रिजल्ट स्वरूप आप ये होगा कि कोई नेट मूवमेंट आपका वाटर का इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू आपको नहीं दिखेगा। कोई नेट मूवमेंट, ना आपका वाटर अंदर से बाहर जाते हुए दिखेगा, ना वाटर बाहर से अंदर आते हुए दिखेगा, क्योंकि दोनों तरफ का जो आपका कंसंट्रेशन है वो क्या हो चुका है, सेम हो चुका है। और इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। यानी आइसोटोनिक सॉल्यूशन बेसिकली आपका एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें हमारा सेल के बाहर, यानी सेल के सराउंडिंग मीडियम में और सेल के अंदर का जो वाटर कंसंट्रेशन होता है वो क्या होता है, आपका सेम हो जाता है, यूनिफॉर्म हो जाता है, इक्विलिब्रियम केस में हो जाता है। अब देखिए, इस केस में वाटर आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन को दोनों साइड से क्या करेगा, क्रॉस तो करेगा, लेकिन कोई भी डायरेक्शन से ऐसा नहीं होगा कि वाटर कहीं से ज्यादा आ रहा है, कहीं से क्या हो रहा है, कम आ रहा है। तो हम लोग ये बोलेंगे कि देयर इज नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर, कोई आपका ओवरऑल मूवमेंट वाटर का नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों तरफ आपका कंसंट्रेशन जो है वाटर का वो क्या हुआ पड़ा है, सेम हुआ पड़ा है। तो जब दोनों तरफ वाटर का कंसंट्रेशन सेम है, ना बाहर से वाटर अंदर आ रहा है, ना अंदर से वाटर बाहर जा रहा है, तो आपके सेल के साइज में, आपके सेल के साइज में किसी प्रकार का कोई चेंजेज नहीं होगा। ना वो सेल स्वेल अप करेगा, ना वो सेल आपका बस्ट करेगा, ना वो सेल श्रिंक करेगा, किसी प्रकार का कोई साइज में बदलाव नहीं होगा। और इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के नाम से जानेंगे। आप देख लो कि ये हमारा नॉर्मल सेल का साइज है। अब इसी के कंपेयर में आप पहले वाले के साइज को देख लो कि ये स्वेल अप किया है कि नहीं किया है, और ये अपने नॉर्मल साइज में है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ना ये आपका सेल स्वेल अप किया है और ना ही आपका श्रिंक किया है, ये बिल्कुल अपने नॉर्मल साइज में है। नॉर्मल साइज में इसलिए क्योंकि ये आपका एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर प्लेस्ड सेल है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अपने तीसरे पॉसिबिलिटीज की या तीसरे कंक्लूजन की। जब हमारे सेल के अंदर का वाटर कंसंट्रेशन हाई हो जाए और हमारे सेल के बाहर का जो सराउंडिंग मीडियम है उसमें कंसंट्रेशन जो है वो लो हो जाए, उस वक्त क्या होता है। तो देखिए, जब आपका मीडियम का कंसंट्रेशन लो हो जाए, किसके कंपेयर में, सेल के कंपेयर में। ठीक है, यानी कि हमारा सॉल्यूशन कैसा हो जाए, कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है लेस अमाउंट ऑफ वाटर। तो हमारा सॉल्यूशन कैसा हो जाए, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए। तो उस वक्त आपका जो सेल होगा उसके अंदर से वाटर क्या करेगा, निकलना स्टार्ट होगा। सेल हमारा वाटर लूज करना स्टार्ट करेगा, और इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के नाम से जानेंगे। यानी कि जब आपके सेल के अंदर का कंसंट्रेशन हमारे बाहर के कंसंट्रेशन से क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, हमारे सराउंडिंग मीडियम के अंदर के कंसंट्रेशन से क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, तो हमारे सेल के अंदर से वाटर लूज करना स्टार्ट करते हैं हमारे सराउंडिंग मीडियम में। और इसी
इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। अब देखिए इस केस में होगा क्या कि हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर तो निकलेंगे, आएंगे भी जाएंगे भी, लेकिन ज्यादा अमाउंट आने का होगा कि निकलने का होगा, तो ज्यादा अमाउंट जो होगा वो हमारे सेल के अंदर से वाटर के निकलने का होगा। तो ओवरऑल हम लोग ये बोलेंगे कि जो हमारा नेट मूवमेंट हो रहा है, हमारा टोटल जो मूवमेंट हो रहा है वो इस बात पे अटक गया है कि हमारे वाटर जो है सेल से निकल रहे हैं बाहर की तरफ, क्योंकि आने वाले के अमाउंट कम है, जाने वाले का ज्यादा है, तो नेट मूवमेंट हमारा निकल रहा है, हमारे सेल के अंदर से वाटर निकल रहा है। तो सेल के अंदर से वाटर निकलेगा तो वो सेल का साइज छोटा हो जाएगा, वो सेल जो है वो श्रिंक कर जाएगा। और इस केस में जो आपका प्लांट सेल है, जब प्लांट सेल आपका पूरी तरीके से श्रिंक कर जाएगा तो उसको हम लोग प्लाज्मोलाइज्ड बोलेंगे। और जब एनिमल सेल यानी रेड ब्लड सेल आपका श्रिंक कर जाएगा तो उसको हम लोग क्रीनेटेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रीनेटेड। वर्ड याद रखिएगा, दोनों श्रिंक के स्टेज को ही बोलेंगे। जब आपका प्लांट सेल श्रिंक करता है, जब प्लांट सेल वाटर को लूज करता है, अपने साइज को रिड्यूस करता है, तो उस वक्त के स्टेज को हम लोग प्लाज्मोलाइज्ड बोलते हैं। और जब एनिमल सेल यानी रेड ब्लड सेल के साइज में रिडक्शन होता है, जब ये श्रिंक करते हैं, जब ये साइज रिड्यूस करते हैं, तो उस वक्त हम लोग क्या बोलते हैं? क्रीनेटेड बोलते हैं। क्या बोलेंगे? क्रीनेटेड बोलेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से जो आपका ओरिजिनल साइज था प्लांट सेल का वो इतना बड़ा था, और जब आपका इसमें से वाटर निकलना स्टार्ट हुआ है तो ये चारों तरफ से क्या हो गया है? श्रिंक हो गया है। इस स्टेज को हम लोग प्लाज्मोलाइज्ड बोलेंगे। और ये जो हमारा ब्लड है, ये जब श्रिंक किया है, ये जब ब्लड हमारा श्रिंक किया है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रीनेटेड आरबीसी या क्रीनेटेड आरबीसी के स्टेज से हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब चलिए ओवरऑल जो अभी तक हम लोग डिफ्यूजन पढ़े हैं या ऑस्मोसिस पढ़े हैं, इनके बीच में डिफरेंस क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहला आपका है कि डिफ्यूजन में किसी प्रकार का कोई फिक्स मीडियम की आवश्यकता नहीं है, ये किसी भी मीडियम में आपका हो जाएगा। ये आपका लिक्विड, सॉलिड, गैस, तीनों में डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। ऑस्मोसिस जो है ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विड मीडियम के लिए आपका है। ठीक है, दूसरा, ये जो आपका डिफ्यूजन है या जो डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल है, ये किसी भी चीज में, सॉलिड में, लिक्विड में या गैस, तीनों में हो जाएंगे। इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ओनली। ये जो ऑस्मोसिस है ये सिर्फ आपके किसके मूवमेंट को इन्वॉल्व करता है? सॉल्वेंट के मूवमेंट को इन्वॉल्व करता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन से रिलेटेड ही आपका मूवमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नॉट रिक्वायर्ड। डिफ्यूजन में कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं है, ये डायरेक्ट भी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो कर जाएंगे। लेकिन ऑस्मोसिस में आपका एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या कोई पतली सी मेम्ब्रेन की आवश्यकता है, एक पतली सी लेयर की आवश्यकता है, देन उस वक्त हम क्या बोलेंगे कि वहां ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो रहा है। Next, it is dependent upon the free energy of the molecules of diffusing substance only. Presence of other substance in the system is of no importance. ये जो है इस बात से आपका डिपेंडेंट है कि आपका बिल्कुल फ्री एनर्जी चाहिए मॉलिक्यूल्स को डिफ्यूज करने के लिए, कोई और सब्सटेंस की आवश्यकता नहीं है। जहाँ डिफ्यूजन है वहाँ किसी और सब्सटेंस की आवश्यकता नहीं है, ना कोई एक्स्ट्रा आपका एनर्जी की आवश्यकता है। नेक्स्ट है, इट इज द डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ओनली येट इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंसेस सॉल्यूट इन द सिस्टम। क्योंकि आपका ये जो ऑस्मोसिस है ये सिर्फ और सिर्फ किसके डिफ्यूजन को क्या करता है? रिलेट करता है सॉल्वेंट के डिफ्यूजन को रिलेट करता है। तो सॉल्वेंट के डिफ्यूजन को रिलेट करता है, इसके लिए आपके किसका प्रेजेंस होना जरूरी है? सॉल्यूट का प्रेजेंस होना जो है वो जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट, an equilibrium in the free energy of diffusion molecules is achieved in the system. Equilibrium in the free energy of solvent molecules is never achieved. कहने का मतलब है कि अगर डिफ्यूजन कहीं हो रहा है तो वहां पे डिफ्यूजन होने के बाद एक इक्विलिब्रियम केस आपका बनेगा, जब आपके दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बैलेंस हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो उसी स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम केस बोलते हैं। तो इक्विलिब्रियम आपका सिस्टम अचीव हो जाएगा डिफ्यूजन में, लेकिन ऑस्मोसिस में आपका इक्विलिब्रियम जो है, सिस्टम इक्विलिब्रियम जो केस है वो आपका अचीव नहीं होगा, वो आपका क्या करते जाएगा? मूव करते जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ डिफरेंस थे आपके डिफ्यूजन में और ऑस्मोसिस में।
अब नेक्स्ट है मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट। ये मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट ये भी आपके सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही रिलेटेड आपका टॉपिक है, जो कि अभी तक हम लोग सेल मेम्ब्रेन, जो कि इसके बारे में जाने कि सेल मेम्ब्रेन इलास्टिक होता है, थिन होता है, आपके ट्रांसपोर्टिव मटेरियल करता है, ये चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है, सेल के सरफेस के बाहर से सब्सटेंसेस को अंदर लाता है, सेल के अंदर से सब्सटेंसेस को बाहर लेके जाता है, ठीक है। तो उसी में आपका एक टर्म आता है मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट की, ये क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, we have seen that the cell or membrane or plasma membrane acts as an effective barrier to the free diffusion of most molecules of biological significance. Yet, it is essential that some materials enter and leave the cell. Nutrients such as sugar and materials of growth such as amino acid must enter the cell and the waste of metabolism must be thrown out. Such molecules are removed across the membrane by a special protein कॉल्ड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन और परमेसेस। देखिए, कह रहा है कि कुछ न्यूट्रिएंट जैसे कि शुगर या आपकी ग्रोथ के मटेरियल जैसे अमीनो एसिड, ये आपके सेल के अंदर क्या करते हैं, इंटर करते हैं, या जब ये सेल के अंदर इंटर करेंगे तो ये आपका क्या होंगे, यूज होंगे, और यूज होने के दौरान उस सेल में वेस्ट प्रोडक्ट भी क्या होगा, आपका रिलीज होगा। उस सेल के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट भी रिलीज होगा जो उस सेल के बॉडी से बाहर निकालना होता है। तो इन मॉलिक्यूल्स का जो आपका मूवमेंट होता है, इन मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है, ये एक स्पेशल प्रोटीन के द्वारा आपका क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। एंड उसी स्पेशल प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन और परमेसेस के नाम से जानते हैं। कौन कौन से मॉलिक्यूल, जैसे कि मान लीजिए कि वो शुगर है, ये आपका ग्रोथ मॉलिक्यूल जैसे एमिनो एसिड है, जो आपका वेस्ट बन रहा है आपके सेल के अंदर, जो आपका वेस्ट बन रहा है, इन सबको क्या करना है, सेल के अंदर ले भी जाना है और वेस्ट को सेल के बाहर आपका निकालना भी है। तो ये सब जो मॉलिक्यूल हैं, ये आपके मेम्ब्रेन के थ्रू निकलते हैं, किसके द्वारा, एक स्पेशल प्रोटीन के द्वारा। इसी स्पेशल प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन बोलते हैं या परमेसेस बोलते हैं, ठीक है। अब ये कैसे आपका ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन या परमेसेस कैसे ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू इनको बाहर निकालते हैं, इसके बारे में समझते हैं। तो permeases form a small passageway through the membrane, enabling the solute molecule to cross the phospholipid bilayer. Permeases are usually quite specific, only a limited group of chemical substances or perhaps even a single substance they recognize and transport. कह रहा है कि permeases जो हैं, ये आपका एक स्मॉल पैसेज क्रिएट करते हैं। किसके थ्रू क्रिएट करते हैं, जो मेम्ब्रेन है आपका सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके थ्रू एक स्मॉल पैसेज क्रिएट करते हैं, और उस स्मॉल पैसेज से जो आपका सॉल्यूट मॉलिक्यूल है वो क्या करते हैं, उस मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। और ये आपका होता है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन और परमेसेस का फंक्शन, जो किसी खास प्रकार के मॉलिक्यूल्स या वेस्ट को बाहर निकालने के लिए खुद आपके इन्वॉल्व होते हैं, खुद आपका एक पैसेज बनाते हैं, ठीक है। तो ये होता है मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट। मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट का मतलब कि मेम्ब्रेन के सिवा, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा कोई अदर मटेरियल अपने ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाए, ये सब्सटेंस को बाहर निकालने या अंदर भेजने के लिए ट्रांसपोर्टेड रिस्पॉन्सिबल हो जाए, दैट इज कॉल्ड मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे अदर मटेरियल के रूप में कौन आ रहा है, तो वही ट्रांसपोर्ट प्रोटीन या परमेसेस आ रहे हैं, जो एक स्पेशल पैसेज क्रिएट कर रहे हैं, किसके लिए, बाहर से अमीनो एसिड या आपके शुगर को अंदर जाने के लिए और अंदर के वेस्ट को बाहर जाने के लिए, ठीक है। तो ये आपका कुछ मूवमेंट था मेडिएटेड आपका सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, जिसमें हम लोग डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में पढ़े हैं। लास्ट में हम लोग स्टार्ट किए थे मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट। मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट में अभी बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है, अभी और भी कुछ पढ़ना है, तो इसको बस आपको हम एक इंट्रोडक्शन के रूप में बताए हैं कि मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट होता क्या है, ठीक है। तो अब आपसे हम लोग मिलते हैं पार्ट 6 में, आप किसी चैप्टर के पार्ट 6 में आपसे हम मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और मन लगा के पढ़ाई कीजिए।